तो इस बस बार पे जो है वो पावर जो, अगर मान लो कुछ पावर इस पे आ रही है तो हो सकता है कि लोड के पास में यहाँ से कोई पावर जा रही हो, मतलब बस बार पे कुछ भी कनेक्टेड हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, अगर बस बार इन्फिनिटी बस बार है, इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि इसके पास में इन्फिनिटी स्टोर करने की कैपेबिलिटी है और इन्फिनिटी पावर को डिलीवर करने की कैपेबिलिटी है। मतलब इसके ऊपर कितना भी आप लोड लगा दो और कितना भी आप सोर्स लगा दो, इसके बिहेवियर में कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो बस बार होती है, इस बस बार के ऊपर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हम कैलकुलेशन के लिए ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन बेटा ध्यान रखो प्रैक्टिकल लाइफ में बस बार इन्फिनिटी बस बार नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर लोड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी में भी क्या होता है, वेरिएशन होता है, मतलब हल्का फुल्का क्या होता है, चेंज होता है। समझ में आ गई बात। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, वोल्टेज भी चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, आइडियल केस में ये दोनों चेंज नहीं होते, मतलब आप इतना मान के चलो कि इनकी वैल्यू में चेंजेस आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखो इस बस बार से क्या होता है भाई, बस बार पे एक जनरेटर लग गया, यहां पे सप्लाई आ चुकी है, मान लो इधर से सप्लाई आ रही है, ओके। दूसरा क्या लगा हुआ होता है, लोड लगा हुआ होता है। अब लोड क्या है, जैसे मान लो कोई जनरेटिंग स्टेशन है, वहां से पावर आ रही है, कहां आ रही है, मान लो आपके पटना शहर को मिल रही है, सही बात है। तो पटना शहर तक जब पावर पहुंचेगी आपके जनरेटिंग स्टेशन से, तो कैसे पहुंचेगी, थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, सही बात है, बिल्कुल। तो यहां से क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन निकलेगी, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। क्या ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, देखो जरा ध्यान से। ये बस बार जो है ये आपका सब स्टेशन के जैसा है, यहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर वगैरह सब लगे हुए होंगे, आप देखते हो ना बड़े बड़े 33 के 220 के सब स्टेशन होते हैं, सही बात है। तो यहाँ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन निकली और वो किसी शहर को क्या दे रही है, बिजली दे रही है। अब आप बेटा एक बात को सुनो, यहाँ पे आपका पटना शहर लगा हुआ है, पटना शहर क्या डिमांड करेगा, पावर, मतलब इधर से पावर आएगी, कहाँ जाएगी, शहर को जाएगी, मतलब यहाँ से जो फ्लो होगा उस फ्लो होने वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यहां से हो सकता है कोई दूसरा शहर लगा हो, यहां से तीसरा लगा, यहां से चौथा लगा हुआ हो, ठीक है ना। और सारे के सारे कैसे होते हैं, आप जानते हो कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब सब पे वोल्टेज सेम होता है, करंट अकॉर्डिंग टू लोड होती है। तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन में जो मेन फैक्टर होता है वो मेन फैक्टर कौन होता है, करंट होता है। कौन होता है, करंट होता है। या आप बोल सकते हो इधर से इधर फ्लो हो रही है, क्या फ्लो हो रही है, पावर फ्लो हो रही है। क्या कहानी में कोई चेंजेस है, क्या समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, करंट है, पावर है, ओके। और अगर आप पावर को और डिस्क्राइब करके लिखो तो आप बोल सकते हो कि पावर जो होती है कि यहां से कितनी पावर जा रही होगी, तो आप बोलोगे सर यहां पे वोल्टेज कितना है, यहां से करंट कितनी जा रही है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज कॉल्ड योर पावर फैक्टर एंगल, जानते हो ना। तो क्या बोलोगे कि सर P इक्वल टू आप लिखोगे VI cos ऑफ थीटा। अब देखो एक एक चीज का ना ध्यान से समझना, वोल्टेज का मतलब है बस बार, करंट का मतलब है ट्रांसमिशन लाइन, और एंगल जो होता है पावर फैक्टर एंगल, ये डिसाइड करता है कौन, लोड। कौन डिसाइड करता है, लोड। यहां पे अलग अलग फैक्टर है सबके सब, ठीक है ना। तो ये लोड के ऊपर डिपेंडेंट है कि लोड आपका रेजिस्टिव है, रिएक्टिव है, कैपेसिटिव है, कौन सा है, उसके हिसाब से होगा पावर फैक्टर। करंट लोड के अकॉर्डिंग होगी, अगर लोड ज्यादा हुआ तो करंट ज्यादा रहेगी, कम रहा तो कम रहेगी। वोल्टेज बस बार के ऊपर डिपेंड करता है कि जनरेटर ने बस बार को कितना वोल्टेज डेवलप करके दिया। अब सोचो, सपोज दैट एक फिक्स अमाउंट ऑफ पावर यहां से फ्लो हो रही थी, जिसको आप फुल लोड पावर भी बोल सकते हो, रेटेड पावर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अचानक मान लो इस पॉइंट पे क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। भाई यहां पे पटना शहर लगा हुआ था, अचानक यहां से तार टूट के क्या हुआ, जमीन पे गिर गया। अब तार टूट के जमीन पे गिर गया तो आगे से लोड रहा क्या, नहीं रहा, लोड क्या हो गया, हट गया। अब लोड के ऊपर क्या क्या चेंजेस है भाई, लोड से एक तो पावर फैक्टर डिसाइड होता है, एक लोड से करंट डिसाइड होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो सर कोस ऑफ थीटा जो हो जाएगा ये आपका वेरी करेगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोड हट चुका है भाई, यहां पर डायरेक्ट कहां चुका है, ग्राउंड पे गिर चुका है। करंट जो है ये क्या करेगी, वेरी करेगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, मतलब जबरदस्त तरीके से क्या करती है, इंक्रीज करती है सिस्टम में जैसे ही फॉल्ट आता है, सही बात है। अब ये दोनों चीजें भाई, करंट किस में जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन में,
पावर फैक्टर कहां है, यहां है। तो ये दोनों चीजें किससे कनेक्टेड है, बस बार से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है बेटा, बस बार से। अब सोचो, पहले मान लो बस बार से, यहां से मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि पहले मान लो यहां से 5 एंपियर करंट जा रही थी, यहां से कुछ करंट आ रही थी, बस बार के ऊपर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कैसे थे, कांस्टेंट थे। अचानक से फॉल्ट आया, इसने 5 की जगह यहां से 50 एंपियर करंट लेना शुरू कर दिया, तो क्या डिमांड एकदम से ज्यादा करंट की बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है। क्या यहां से सप्लाई तो उतनी ही है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये बस बार इंफिनिटी बस बार है, अगर ये इंफिनिटी बस बार हुआ तो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में बस बार इंफिनिटी बस बार नहीं होते हैं, सही है। तो मतलब सर वोल्टेज भी वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ये कंपोनेंट मैं जो बता रहा हूं ना, एक एक चीजें मैं पहले ही, कोई भी चीजें मैं तुक्के में लेके नहीं चलूंगा, सारी चीजें रियलिटी में फेस कराऊंगा। ध्यान से समझिए। अब देखो, जब सिस्टम पे फॉल्ट आता है तो कौन कौन से पैरामीटर है जो वेरी करते हैं या चेंज होते हैं। सबसे पहले पावर फैक्टर वेरी करेगा, सिस्टम का पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, करंट बढ़ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, एकदम तरीके से करंट बढ़ जाएगी, अब्रप्टली करंट चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर बस बार प्रैक्टिकल लाइफ में इंफिनिटी बस बार नहीं होता है, प्रैक्टिकल बस बार होता है, इट मीन सर वोल्टेज भी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। मतलब आप समझ रहे हो, एक फॉल्ट आने की वजह से कोई तार टूट के जमीन पे गिरा, कोई 2 तार शॉर्ट सर्किट हो गए, कोई 3 तार शॉर्ट सर्किट हो गए, तो ये चारों के चारों पैरामीटर क्या करेंगे, वेरी करेंगे, चारों के चारों पैरामीटर चेंज होंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल सही है ना, ओके। अब ये चारों पैरामीटर आपने देखे कहां, सर 2 जगह देखे, यहां देखा, यहां देखा, सही बात है, क्योंकि करंट और पावर फैक्टर इधर दिख रहा है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इधर दिख रही है। अब आपने करना क्या है, प्रोटेक्शन करना है। तो भाई प्रोटेक्शन करना है तो कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाओगे, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बिल्कुल। अब पहले मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं कि प्रोटेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से समझिए, क्या होता है बेटा, यहां पे एक कॉइल लगी हुई होती है इस तरीके से, समझना थोड़ा, ओके। इसका सेकेंडरी पोर्शन इधर होता है और यहां पे ये कॉइल होती है यूं, इस तरीके से, ओके। एक कॉइल होती है यहां पे इस तरीके से, और इसका सेकेंडरी कॉइल होता है यहां पे कुछ इस तरीके से, ओके। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये वाला, ठीक है। ये एक कोर है बीच में ट्रांसफार्मर के जैसे, यहां पे इस तरीके से एक स्विच होता है। थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, समझ लो चीजें, ओके। यहां पे एक कॉइल होती है, यहां पे एक डीसी बैटरी लगी होती है, एंड इट्स लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। यहां पे एक हैंडल होता है इस तरीके से, मैकेनिकल प्रोसेस, ये यूं होता है। ये है आपकी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इस ट्रांसमिशन लाइन से ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है, यूं, ठीक है। और ये ट्रांसमिशन लाइन ऐसे आगे जा रही है, ये है आपकी ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए, ठीक है, ये एक हल्का सा एक मैकेनिज्म बनाया मैंने। ये मैकेनिज्म क्या है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रोटेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। अब देखो समझिए, ये जो मैंने रेड पेन से ये जो बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को बोला जाता है रिले। क्या बोला जाता है बेटा, रिले। ये जो मैंने बनाया है ये वाला, यहां पे ये जो मैंने बॉक्स बना रहा हूं, इस बॉक्स को बोला जाता है सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना, ओके। ये जो है इसको बोलते हैं डीसी सर्किट, ठीक है। ये जो है ये क्या है, बैटरी है, ठीक है। ये जो कॉइल होती है, इस कॉइल को बोला जाता है ट्रिप कॉइल, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये तो एक स्विच है भाई, ठीक है। ये जो कॉइल है
इस कॉइल को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। और ये जो कॉइल है इसको बोला जाता है करंट ट्रांसफॉर्मर। अब समझिए कहानी किस तरीके से है, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, ये यहां पे कौन लगा हुआ है? रिले लगा हुआ है। अब पूरी स्टोरी को अच्छे से और ध्यान से समझते हैं कि पूरा वर्क कैसे करता है। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में इनिशियल कंडीशन पे क्या होता है और फिर सिस्टम में फैक्टर किस तरीके से वेरी करते हैं। देखो, यहां पे जनरेटर होगा, जनरेटर ने एक वोल्टेज डेवलप करके दिया, एक फ्रीक्वेंसी डेवलप करके दी। वो कहां पे गई? बस बार के ऊपर। इस बस बार के ऊपर एक वोल्टेज है, एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ओके। यहां से एक ट्रांसमिशन लाइन निकली, उस ट्रांसमिशन लाइन से आगे जाके क्या लगा हुआ है? यहां जाके लोड लगा हुआ है, मान लो आपका पटना शहर लगा हुआ है, सही है, बराबर तरीके से चल रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है सिस्टम पे, नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो ये वाला जो स्विच है भाई, देखो ये दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है? गैप है। तो ये स्विच इस तरीके से क्या रहता है? बंद रहता है सर्किट ब्रेकर का। करंट इधर से आती है, यूं होते हुए, ऐसे होते हुए, यूं होते हुए आगे चले जाती है, और आपके पटना शहर को बराबर तरीके से क्या मिल रही है? पावर मिल रही है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो इक्विपमेंट्स अभी तक इनका कोई वर्क नहीं है, क्योंकि ये वर्क कब करेंगे? जब फॉल्ट आएगा, सही बात है, ओके। अब सपोज दैट आपके पटना शहर में यहां पे क्या आ गया? फॉल्ट आ गया, ट्रांसमिशन लाइन मान लो टूट के क्या हुई? जमीन पे गिर गई, ठीक है। अब जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिरेगी, क्या होगा? समझिए, ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिरी, ये करंट जो होगी ये अब्रप्टली तरीके से क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। मान लो पहले 5 एम्पियर थी तो फिर 50 एम्पियर हो जाएगी, मतलब ये आपके 10 से 20 गुना बढ़ जाती है, तो भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी, सही है ना, ओके। अब ये करंट आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है, तो अब आपका सिस्टम क्या कहता है? क्योंकि अगर बेटा करंट बढ़ी तो यहां पे बस बार पे लगे हुए जो आपके ट्रांसफार्मर वगैरह है उनकी वाइंडिंग में हीट बढ़ेगी और हो सकता है वो जल जाए, मतलब इक्विपमेंट्स के लिए क्या है? खतरा है। तो क्या करना चाहिए? इस पूरे सिस्टम को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो प्रोटेक्शन की डिवाइस होती है रिले और सर्किट ब्रेकर, सही बात है। तो ये रिले और सर्किट ब्रेकर वर्क कैसे करते हैं, अब इसको समझते हैं। देखो, अब मान लो पहले यहां से कुछ करंट का फ्लो हो रहा था, ठीक है, इधर मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूं, इनको हटा देता हूं, ये चीजें तो क्लियर होगी आपके, ठीक है, ओके। ठीक है, देखो बेटा भाई, मान लो जब फॉल्ट नहीं था, जब फॉल्ट नहीं था तो फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो करंट आपकी होती है फुल लोड करंट के बराबर, मतलब लोड लगा हुआ है ना भाई, तो जितनी मैक्सिमम जा रही है करंट फुल लोड करंट के बराबर होती है, सही है। अब जैसे ही सिस्टम पे क्या आया? फॉल्ट आ गया, तो फ्लो होने वाली करंट को हम बोलते हैं फॉल्ट करंट। क्या बोलते हैं बेटा? फॉल्ट करंट। और ये फॉल्ट करंट होती है ना, ये फुल लोड करंट की कम से कम 7 से 8 गुना होती है, 7 to 8 टाइम्स ऑफ आई ऑफ फुल लोड करंट। मतलब सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपकी मान लो 20 एम्पियर थी, तो ये जो है ये आपकी 160 एम्पियर के आसपास हो जाएगी, परफेक्ट है। अब देखो, जब मान लो सिस्टम पे फॉल्ट नहीं था तो यहां से करंट गई 20 एम्पियर। अब इस कॉइल को देखो, ये कॉइल है करंट ट्रांसफार्मर की। सर ट्रांसफार्मर कैसे? देखो बेटा, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यूं होता है कि नहीं होता है? सही है। अब समझना जरा ध्यान से, जब फॉल्ट नहीं था तो इस वाली कोयल में होते हुए करंट, देखो ये कोयल इससे ट्रांसमिशन लाइन से अटैच है, तो इसमें करंट कितनी जा रही थी? मान लो 20 एम्पियर जा रही थी, एग्जांपल ले लेते हैं। तो भाई इसकी प्राइमरी कोयल में करंट जा रही थी मान लो 20 एम्पियर, ठीक है। तो सर इसकी सेकेंडरी कोयल में करंट कितनी रहेगी? क्या 20 ही रहेगी क्या? है? अरे नहीं भाई, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट का बिहेवियर कैसे होता है, अगर ये हमें देखना है तो नंबर ऑफ टर्न रेशियो के हिसाब से देखते हैं, सही है, ओके। मान लो मैंने बोला इनका टर्न रेशियो कुछ ऐसा है, मान लो ये 4:1 के जैसा है। कैसा है? 4:1 है, या मान लो 10:1 है, और भी अच्छे से ले लेते हैं। मान लो ये कितना है? 10:1 है, मतलब यहां पे करंट होगी वो मान लो 10 गुना होगी, तो यहां उससे कम होगी, मतलब अगर यहां पे 20 एम्पियर है तो यहां पे कितनी होगी? 2 एम्पियर के आसपास, मतलब इसमें फ्लो होने वाली करंट रहेगी कितनी? 2 एम्पियर, ठीक है। हाँ, अब कई बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 10:1 है तो करंट यहां 20 है तो यहां तो 200 होनी चाहिए, बिकॉज मैंने बोला है बेटा कि ये ट्रांसफार्मर कैसा है? करंट ट्रांसफार्मर है। कैसा है? करंट ट्रांसफार्मर। अगर मैं बोलता कि ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है तो फिर आप बोलते कि सर करंट यहां 20 है, तो अगर 10:1 का ट्रांसफार्मर है तो ये 200 हो जाएगा,
देखो इसमें ना कोई लॉजिक नहीं है। अगर करंट ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब ये जो रेशो दिया गया है ना, टर्न रेशो, ये करंट के लिए दिया गया है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है तो मतलब यहां पे जो रेशो लिखूंगा वो किसके लिए लिखूंगा, पोटेंशियल के लिए लिखूंगा, सीधी सी बात है। अब मान लो मैं बोल रहा हूं इसको करंट ट्रांसफार्मर है, मतलब ये जो रेशो लिख रहा हूं ये किसके लिए लिख रहा हूं, करंट के लिए लिख रहा हूं। मतलब यहां करंट 10 गुना रहेगी, यहां उससे डिवाइड बाई 10 कर दो, मतलब 2 एम्पियर रहेगी। सही है ना, परफेक्ट है, ओके। तो पहले यहां 20 एम्पियर जा रही थी, तो इस रिले की इस वाली वाइंडिंग में करंट कितनी जा रही थी, 2 एम्पियर जा रही थी। कितनी जा रही थी बेटा, 2 एम्पियर जा रही थी। सही है। अब जैसे ही सिस्टम पे क्या आया, फॉल्ट आया। फॉल्ट आया तो मान लो यहां से करंट का फ्लो शुरू हो गया है, कितना, 160 एम्पियर। किसमें बेटा, इस ट्रांसमिशन लाइन में। तो इस कोयल में भी करंट कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। जैसे ही यहां 160 होगी, यहां पे फ्लो होने वाली करंट कितनी हो जाएगी, 16 एम्पियर हो जाएगी। बताओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अब देखो पता है क्या होता है, सबसे पहले फॉल्ट का पता लगा कहां पे, क्या इसको पता लगा, नहीं, क्या इसको पता लगा, नहीं, क्या बस बार को पता लगा, नहीं, किसी को पता नहीं लगता। क्या होता है, जैसे ही फॉल्ट आता है सबसे पहले काम ये होता है, करंट बढ़ती है। करंट बढ़ती है तो करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल में करंट बढ़ती है। जैसे ही इसमें बढ़ती है, इस सेकेंडरी कोयल में करंट इंक्रीज हो जाती है। देखो पहले 2 एम्पियर था, फिर कितनी होगी, 16 एम्पियर। जैसे ही इसमें बढ़ती है तो ये रिले जो होता है ना, ये वो क्या बोलता है, ये रिले बोलता है कि अरे मेरे पास में जो करंट ट्रांसफार्मर की कोयल है ना, उसमें करंट क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। सही बात है। तो रिले क्या बोलता है, फॉल्ट आया, फॉल्ट आया। ओके भाई, जैसे आप लोगों ने वो कहानी सुनी सुनी, वो एक गड्डरिया था और बोलते हैं भेड़िया आया, भेड़िया आया। सही बात है। तो कहानी कुछ ऐसे ही है कि जैसे ये 16 एम्पियर होती है, इस रिले जो होता है ना, इसके पास एक जबरदस्त मैकेनिज्म होता है। इस रिले को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। भाई नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सही बात है। अब मान लो इस रिले को आपने सेट कर दिया है ना, इस रिले को आपने सेट कर दिया कि भाई अगर इसकी इस वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट आपने सेट किया, रिले की करंट को आपने सेट कर दिया, ठीक है। आपने बोल दिया कि 5 एम्पियर पे आपने इसको क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। इसको बोलते हैं पिकअप करंट। क्या बोलते हैं, पिकअप करंट। समझ गए। ये पिकअप करंट क्या होती है कि रिले जो है ना, वो अगर मान लो रिले को आपने 5 एम्पियर पे सेट कर दिया, तो रिले की इस वाली कोयल में जब तक करंट 5 एम्पियर से कम रहेगी, जब तक रिले बोलेगा कि हम सेफ कंडीशन में हैं, कोई फॉल्ट नहीं है। समझ गए। जैसे ही करंट इससे 5 एम्पियर से बढ़ेगी, मतलब पिकअप करंट से जैसे ही वैल्यू रिले की बढ़ेगी, रिले क्या बोलेगा कि सिस्टम में क्या आ चुका है, फॉल्ट आ चुका है। बेटा क्या बोलेगा, फॉल्ट आ गया है। समझे कहानी। तो पहले करंट मान लो 2 एम्पियर थी, रिले बोलेगा कि हेल्थी कंडीशन है। जैसे ही करंट मान लो 16 होगी, रिले क्या बोलेगा, फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आ गया। समझ में आई बात। रिले क्या बोलेगा, फॉल्ट आ गया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसे ये पता लगता है कि फॉल्ट आया है या नहीं आया है। कौन पता करता है, रिले पता करता है। समझ में आया। मतलब सोचने समझने की क्षमता किसमें होती है, रिले में होती है। कैसे पता करता है, जैसे ही वैल्यू करंट की या वोल्टेज की पिकअप वैल्यू से ज्यादा होती है, रिले तुरंत बोलता है कि क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। अब फॉल्ट आ गया तो क्या करना चाहिए भाई, जैसे बोलते हैं ना कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो गडरिया क्या करता है, अपनी भेड़ों को सेव करता है ना, भेड़िए को भगाने की कोशिश करता है। सही बात है। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि फॉल्ट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अरे समझ में आ गया, फॉल्ट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये रिले के पास कोई कैपेबिलिटी है क्या हटाने की, नहीं है। रिले पता है क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा। क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा। अब सिग्नल कैसा होता है समझिए। रिले के पास में इन कोयल से अटैच यहां पे क्या होता है, एक हैंडल होता है। इस हैंडल से कनेक्टेड होता है ये स्विच। समझ में आया। जैसे ही फॉल्ट आया, रिले सिग्नल भेजेगा इस हैंडल को, ये हैंडल क्या करेगा, इस स्विच को बंद कर देगा। अब जब तक ये स्विच ओपन था, क्या इस वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी सर, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं था, क्लोज नहीं था सर्किट, यहां से ओपन था। कोई करंट जा रही थी क्या, नहीं जा रही थी। जैसे ही रिले ने सिग्नल भेजा कि फॉल्ट आ गया, इसने क्या किया, इस स्विच को कर दिया बंद। जैसे ही ये वाला स्विच बंद होगा, ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और इस सर्किट में यहां से कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। कौन सी करंट रहेगी, डीसी करंट रहेगी। ऑफ कोर्स सी बात है, डीसी बैटरी लगी हुई है, यहां से इस तरीके से इसमें क्या जाएगी, करंट जाएगी। सही बात है। मान लो आई करंट का यहां से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अगर आई करंट का फ्लो हो रहा है तो यहां पे आपने क्या लगा रखी है, एक कोयल लगा रखी है। मान लो इस कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स है n, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n है। तो अगर किसी कोयल में n नंबर ऑफ टर्न्स है और उसमें से अगर मान लो कोई करंट फ्लो हो रही है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एमएमएफ।
मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रिप कोयल की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया। ट्रिप कोयल क्या करेगा, एक एमएमएफ प्रोड्यूस करेगा। ये एमएमएफ कितना होगा कि उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और उसमें से ये जाने वाली करंट जो डीसी करंट है, ये डीसी करंट कितनी है। सही है। अब एमएमएफ पता है क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब एमएमएफ एक तरीके से एक फोर्स है। समझ में आ गया, एमएमएफ एक तरीके से क्या है, फोर्स है। तो ये ट्रिप कोयल एक फोर्स को डेवलप करेगी और ये फोर्स क्या करेगा कि ये जो हैंडल लगा हुआ है, ये हैंडल लगा हुआ है, ये इस हैंडल को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही ये इस हैंडल को खींचेगा तो ये हैंडल पीछे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, यूं खिसकेगा, यूं खिसकेगा। तो इस सर्किट ब्रेकर का ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझ गए। इसने इसको खींचा, सर्किट ब्रेकर का ये वाला हिंज पीछे खिसक गया, पीछे खिसक गया तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। फॉल्ट आया था यहाँ पे, अब फॉल्टी पार्ट रह गया नीचे। क्या इसके ऊपर कोई फॉल्ट है क्या, नहीं है, तो ये हट जाएगा और ऊपर के सारे इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। ये होता है वर्किंग प्रोसेस ऑफ द सर्किट ब्रेकर एंड रिले। ठीक है ना। ऊपर से समझाया मैंने कि दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क कैसे करता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से समझ लेना। देखो, जब हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं होता है, सिस्टम हेल्थी पोर्शन में रहता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होने वाली करंट फुल लोड करंट के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है ना। ओके, इसकी इस वाइंडिंग में जाने वाली करंट और इस वाइंडिंग में जाने वाली करंट नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग जाती है। मान लो इसमें 20 जा रही है, 10:1 है, तो यहाँ पे 2 एम्पीयर की करंट फ्लो होती रहेगी। ठीक है ना। रिले एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके सिस्टम में आने वाले फॉल्ट को एनालिसिस करता है, फील करता है, सेंस करता है। सही बात है। ओके, और ये जो सेंस करता है, ये जो सिग्नल प्रोवाइड करता है, वो किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है पिकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग। मतलब रिले में हम करंट और वोल्टेज की एक पिकअप वैल्यू सेट कर देते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लिया मैंने कि भाई करंट की पिकअप वैल्यू मैंने 5 एम्पियर सेट कर दी, तो इसका मतलब ये है कि जब तक इस वाली, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इस कॉइल में जब तक करंट 5 एम्पियर या उससे ज्यादा नहीं हो जाती, रिले ये नहीं बोलेगा कि फॉल्ट आ चुका है। 5 एम्पियर से करंट जब तक कम रहेगी, रिले बोलेगा कि सिस्टम हेल्थी है। ठीक है ना। आप कभी अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी में आपकी जॉब लग जाए, तो आप जीएसएस वगैरह में जाके देखोगे तो वहां पे वो लोग यही करते हैं कि रिले जो होता है वहां पे एक वैल्यू सेट करके रखते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो उन्होंने वैल्यू सेट कर दी 200 एम्पियर या मान लो 250 एम्पियर। ठीक है ना। तो अगर मान लो उन्होंने 250 एम्पियर सेट कर दी, तो जब तक करंट 250 एम्पियर से कम रहती है, आपका सिस्टम कभी भी ट्रिप नहीं करता है, वीसीबी ट्रिप नहीं करती है। ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर लगा होता है, वीसीबी लगी होती है वहां पे, तो वीसीबी जब तक ट्रिप नहीं करती है, जब तक रिले की जो करंट है वो पिकअप वैल्यू से ज्यादा नहीं हो जाए। मान लो कहीं फॉल्ट आ गया है ना, और पिकअप वैल्यू मान लो 250 से ज्यादा हो गई, मान लो उन्होंने 250 पे सेट कर रखी है, सही है, 250 से ज्यादा हो गई, तो रिले क्या करेगा, तुरंत सिग्नल भेजेगा। किसको भेजेगा, वीसीबी को, सर्किट ब्रेकर को, और वीसीबी तुरंत क्या कर जाता है, ट्रिप कर जाता है। इस तरीके से ट्रिप करने का क्या मतलब होता है, ट्रिप करने का मतलब होता है कि इसने इसको सिग्नल भेजा, ये इसको क्लोज करेगा, इस सर्किट में करंट जाएगी, ट्रिप कोयल जो होगा वो एमएमएफ प्रोड्यूस करेगा और एमएमएफ पकड़ के उसको खींच लेगा। ठीक है, इस हैंडल को पीछे खींचेगा और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्टेड हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल सही बात है। तो ये कहानी होती है पूरी की पूरी। अब देखो, ऐसा ही नहीं है कि सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कोई ट्रांसमिशन लाइन टूट के गिर जाए तो सिर्फ वही फॉल्ट आ सकता है। फॉल्ट और भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, जैसे समझिए क्या होता है, बिजली कड़कती है, तेज कड़कती है, आपको जानता है लाइटिंग इफेक्ट आता है, जानते हो। अब लाइटिंग जब इफेक्ट आता है, आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जब बिजली कड़कती है तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा घरों में छुप जाओ, तुम्हारे ऊपर बिजली गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, बिल्कुल। आपने देखा होगा किसी पेड़ के ऊपर अगर मान लो बिजली गिर जाती है तो पूरा का पूरा पेड़ जल जाता है। मतलब क्यों, मतलब उसके पास एनर्जी होती है जबरदस्त। एक्चुअली बिजली के पास क्या होता है पता है आपको, बिजली के पास होता है चार्ज का मतलब बिजली के पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो रिलेट होता है बेटा किससे, वोल्टेज से। अब ये तो बहुत छोटी मोटी बातें आपको सबको पता ही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किससे होता है, वोल्टेज से होता है। तो अगर मान लो किसी बस बार के ऊपर या ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जब बिजली गिर जाती है तो अचानक से वहां पे क्या चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है। मतलब वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, बदलती है। समझ गए। अगर मान लो बिजली गिरी, मान लो ये बस बार था पूरा, यहां पे बिजली गिरी,
तो जैसे ही बिजली गिरेगी क्या चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा। सेम कहानी होगी, इसीलिए बस बार के ऊपर भी हम लोग ट्रांसफार्मर लगा के रखते हैं। जैसे इधर करंट लगा रखा है, ऐसे इधर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा के रखते हैं। सही बात है। जैसे मान लो मैंने इसको सेट कर रखा है, मान लो सपोज दैट यहाँ पे 220 वोल्टेज है, एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे ही, मान लो 220 वोल्टेज है यहाँ पे, है ना। और आप लोगों ने मैंने नंबर ऑफ टर्न्स इसका सेट कर रखा है 10:1 के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा होगा मान लो 22 वोल्ट, है ना। अब मान लो लाइटनिंग इफेक्ट आया, एकदम से बिजली कड़की, इसके ऊपर गिरी। अब मान लो इसके ऊपर जब बिजली गिरी तो ये जो है ये 220 से बदल के मान लो 2200 वोल्टेज हो गया, 10 गुना बढ़ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। सही बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रिले जो है, क्या ये 220 को एज ए फॉल्ट कंसीडर करेगा या एज ए फॉल्ट कंसीडर नहीं करेगा? तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है पिकअप वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा? पिकअप वैल्यू। आप लोग रिले को सेट कर दोगे, मान लो मैंने रिले को सेट कर दिया, मैंने बोल दिया कि इस कोयल पे अगर 40 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज हो जाए तो रिले बोल देगा कि भाई सिस्टम पे फॉल्ट आ गया। सही बात है। तो अगर मान लो 22 है तो बोलेगा हेल्थी है, 30 है वो बोलेगा हेल्थी है, 35 वोल्ट हो जाएगा वो बोलेगा हेल्थी है। जैसे ही 40 को क्रॉस करेगा, मान लो 41 भी हो गया, तो रिले क्या करेगा, यहां से इसको सिग्नल भेज देगा, ट्रिप कोयल ट्रिप करेगी और वीसीबी के ब्रेकर को क्या कर देगी, ओपन कर देगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है एक फॉल्टी पार्ट को रिमूव करने का। समझ में आई कहानी या नहीं आई? सही बात है। अब देखो यहां से कुछ पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आएंगे। कौन कौन से पॉइंट समझिए। अगर मैं बात करूं रिले की, ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, सर्किट ब्रेकर की, तो कुछ नॉर्मल वाले जो पॉइंट्स है, ठीक है ना। अभी तो बहुत गहराई में हम लोगों को जाना है, ये सिर्फ मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। अगर मैं बात करूं किसकी, रिले की, तो रिले के बारे में इसको पढ़ने से मुझे क्या क्या समझ में आया। पहली चीज, रिले जो है ये क्या करती है, फॉल्ट को सेंस करती है। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है? फॉल्ट को क्या करती है, सेंस करती है। जो सेंस करती है, कौन कौन सी क्वांटिटी को सेंस करती है, वोल्टेज को करती है, फ्रीक्वेंसी को करती है, करंट को करती है, और किसको करती है, पावर फैक्टर को करती है। सारी क्वांटिटी याद रखना, 4 क्वांटिटी है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट, पावर फैक्टर। आगे जाके आपके काम आएगा, ठीक है ना। ऐसा पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा बताऊंगा आपको कि याद करने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बस मेरी क्लास को डे 1 से, पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक अच्छे से देखना बस, ठीक है ना। एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको भी मैं आगे जाके पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि वोल्टेज कैसे चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी, करंट, पावर फैक्टर कैसे आएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल लगेगी चीजें, ठीक है। देखो दूसरी चीज, फॉल्ट को सेंस ये करता है, सही बात है। अगर मैं बात करूं तो जो सेंस करने का काम करता है, जैसे भाई आपकी एक बॉडी है ना, आपने किसी गर्म चीज को छू लिया, है ना, तो वो गर्म है या ठंडी है या कैसी है, कौन बताता है उसको, माइंड बताता है। हाथ से सिग्नल जाएगा किसके पास, माइंड के पास। माइंड ये बताएगा कि ये चीज गर्म है या ठंडी है या कैसी नहीं है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है ना। तो माइंड जो होता है ना, इसके पास कैपेबिलिटी होती है सेंस करने की। अब इस पूरे सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो सेंस करने की कैपेबिलिटी है किसके पास, रिले के पास। मतलब रिले जो है ना, इसको ब्रेन ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ब्रेन ऑफ द सिस्टम। मतलब प्रोटेक्शन सिस्टम में ब्रेन का जो काम करता है वो कौन करता है, रिले करता है, ठीक है। दूसरी चीज, रिले जो होता है इसके पास में एम्पलीफाई की क्वालिटी होती है। एम्पलीफाई की क्वालिटी कैसे, भाई यहां पे लगे हुए ट्रांसफार्मर में होता है टर्न रेशियो। सही बात है। अगर आप टर्न रेशियो को चेंज कर दो, जैसे भाई मान लो मैंने बोला इसका 10:1 है, तो मैं बोल रहा था यहाँ 220 आ रहा है तो यहाँ पे 22 मिल रहा है। सही बात है। अगर मैं इसको 10:1 नहीं करके अगर मैं इसको 5:1 कर दूं तो 220 पे यहाँ पे कितना मिलने लग जाएगा, मुझे 44 वोल्ट मिलने लग जाएगा। सही बात है। तो इसकी जो वैल्यूज होती है ना, रिले के अंदर जो मिलने वाली वैल्यूज होती है, उसको हम लोग मैन्युअली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ एम्पलीफाई का क्या मतलब है कि हम इसे मैन्युअली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आई कहानी? भाई इतनी चीजें तो हमें पता लगी ही रही है। सही बात है। क्या सर्किट ब्रेकर, क्या ये रिले जो होता है, क्या ये खुद फॉल्टी पार्ट को हटाता है? क्या नहीं हटाता है। ये क्या करता है, सिर्फ सेंस करता है। किसको, फॉल्टी पोर्शन को। क्या ये हेल्थी पोर्शन को सेंस करेगा? क्या जब तक सिस्टम पे फॉल्ट नहीं आएगा क्या रिले कोई सिग्नल भेजेगा? क्या नहीं भेजेगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं भेजेगा। तो रिले के पास में एक सबसे जबरदस्त क्वालिटी और होती है, उस क्वालिटी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेशन।
मतलब किस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बेटा? दो चीजों में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि आपके सिस्टम में फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सिस्टम हेल्थी है या नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, मतलब ये हेल्थी पोर्शन और फॉल्टी पोर्शन में डिस्क्रिमिनेशन भी कर लेता है। जब हेल्थी पोर्शन होगा तो उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करेगा, जैसे ही फॉल्ट आएगा ये बता देगा, तुरंत यहां से सिग्नल भेज देगा कि हाँ भाई फॉल्ट आ चुका है। तो डिस्क्रिमिनेशन का काम भी ये करता है। समझ में आ गया? ये सिग्नल यहां से भेजेगा, इसको भेजा, इसको भेजने के बाद में सर्किट ब्रेकर ने काम किया। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सर्किट ब्रेकर एक नौकर है जिसका मालिक कौन है? रिले है। मतलब सिस्टम कुछ ऐसा है जैसे आपने किसी गर्म चीज को पकड़ा, सही बात है, तो पकड़ा किसने है? फिजिकली हाथ ने पकड़ा है। किसने पकड़ा है? हाथ ने पकड़ा है, सही है। यहां से सिग्नल गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने बोला गर्म है, जल जाओगे, हाथ को क्या कर लो? हटा लो, सही है। तो सेंस किसने किया? सर ने। सर ने क्या भेजा? सिग्नल। इसने क्या दिया? ऑर्डर दिया। किसको ऑर्डर दिया? हाथ को। हाथ ने फिजिकल तरीके से आपने उसको क्या कर लिया? वहां से हाथ हटा लिया कि गर्म है भाई, जल जाएंगे। तो ये हाथ क्या हुआ? ये हाथ है आपका सर्किट ब्रेकर, ये ब्रेन है आपका रिले, ऐसा समझ लीजिए। सही बात है कि जब किसी गर्म चीज को छुआ, ब्रेन ने बोला गर्म है, जल जाओगे, ब्रेन ने सिग्नल भेजा हाथ हटा लो, तो आप तुरंत हाथ को क्या कर लेते हो? हटा लेते हो। मतलब सर्किट ब्रेकर के पास में सेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। इस हाथ के पास में सेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ब्रेन सेंस कर रहा है। समझ में आ गया? तो सर्किट ब्रेकर के पास सेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ये फिजिकल डिवाइस है, ये फिजिकल तरीके से वर्क करती है। इसका काम सिर्फ इतना है, ऑर्डर को मानना है। अगर रिले ने बोला कि हेल्थी पोर्शन है तो ये लगा रहेगा कि करंट को फ्लो होते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिले ने बोला फॉल्ट आ गया और रिले ने सिग्नल भेजा कि आपके जो हिंज है, जो आपका ये हैंडल है, इस हैंडल को पीछे खींच लो, तो ये पीछे खींच लेता है और सर्किट ब्रेकर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। मतलब सर्किट ब्रेकर आपका एक फिजिकल डिवाइस है, इसके पास सेंसिबल कैपेबिलिटी नहीं होती है। जिस इंसान के पास होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेन, और वो होता है हमारा कौन? रिले। आई होप ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब देखो बेटा, रिले और सर्किट ब्रेकर सिर्फ इतना सा नहीं है। मैंने एक्चुअली ओवरऑल व्यू में हम लोगों ने ये समझा है कि फॉल्ट आ जाता है तो एक्चुअली ये दोनों एक साथ वर्क किस तरीके से करते हैं। सही बात है। रिले लंबा चौड़ा टॉपिक है, पूरा पढ़ेंगे। सर्किट ब्रेकर अलग से टॉपिक है, पूरा पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिले, टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, फ्यूज, आइसोलेटर, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एक आपका ओवरव्यू वाली क्लास थी जिसमें आपको पूरा ये समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। जिन्होंने कहीं भी कोई डाउट है, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, लेकिन डाउट का क्लियर होना कंपलसरी है, ठीक है ना। आप लोगों ने जो पढ़ रखा है ना वो भी आएगा, लेकिन अलग वे में आएगा, अलग तरीके से मैं बताता हूं, ठीक है ना। ऐसे बताऊंगा कि आपको याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।